इसी टॉपिक पर अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जो गंद और जो राज है वो अभी तक असल का 10% भी नहीं है, बल्कि असल इंकशाफात तो टाइम के साथ साथ अभी सामने आएंगे जो कि इससे कहीं ज़्यादा संगीन होंगे, इतने ज़्यादा कि आप कानों को हाथ लगा लेंगे। क्योंकि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट 5.2 मिलियन फाइल्स को रिव्यू कर रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता पब्लिश होंगी, लेकिन अभी तक जो सच सामने आ चुका है वो कितना डरावना है, तो आप सोचें कि असल सच्चाई कितनी खौफनाक होगी। देखें, सबसे पहले एक बात समझ लें कि जेफरी एप्स्टीन कोई एक किरदार नहीं है जो कि कानून से बचकर हर घिनौना काम करता रहा, बल्कि वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो आम इंसानों पर लागू होने वाले कानून से आज़ाद था। ये इन लोगों का हिस्सा था जो कि दुनिया के लिए कानून बनाते हैं, लोगों का मुस्तकबिल डिसाइड करते हैं उनकी मर्जी या उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए। और इनके इन्हीं फैसलों की वजह से लाखों करोड़ों बेकसूर लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, फिर चाहे वो कोई पेंडेमिक की वजह से हो या फिर वर्ल्ड वॉर की वजह से। देखें, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये बंदा इसराइली मोसाद का एजेंट था और ये बात खुद FBI ने कंफर्म की है कि 2020 के अंदर जो इसकी फाइल्स मिली थी उसके अंदर वाज़े तौर पर यह जिक्र था कि इस बंदे ने बाकायदा मोसाद की ट्रेनिंग हासिल कर रखी है और इसका मकसद था कि दुनिया के ऐसे ही एलीट और करप्ट लोगों को अयाशी करवा कर इनकी वीडियोस तस्वीर बनाए और वक्त आने पर इनको ब्लैकमेल करे। जैसे आज आप देखते हैं कि ट्रंप को प्रेशराइज किया जा रहा है ईरान पर हमले के लिए, क्योंकि अभी तक के बयान के मुताबिक ट्रंप ने यह कहा है कि न्यूक्लियर हथियारों से भी बात बढ़ाकर ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं होने चाहिए। और बच्चा ये बात जानता है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से खतरा अमेरिका को नहीं है, बल्कि असल खतरा है इसराइल को। इसलिए ये कई दहाइयों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे थे और इसी चीज़ को इस्तेमाल करके जो शख्स भी ग्रेटर इसराइल के रास्ते के लिए इनको कांटा महसूस होगा, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हर उस बंदे का नाम इन फाइल्स के अंदर सामने आएगा जो कि मुस्तकबिल के अंदर इनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं। अब ज़रा इस बंदे को देखें, इसका नाम है अमाराती बिलियनियर सुल्तान बिन सुलेमान, जो कि DP वर्ल्ड लॉजिस्टिक एंड कार्गो कंपनी का मालिक है। इसकी एक पिक्चर जेफरी एप्स्टीन के साथ देखी जा सकती है जहां पर वो जेबों में हाथ डालकर खड़े ज़मीन पर पड़े बज़ाहिर एक कपड़े को देख रहे हैं जो कि सुल्तान ने इसको तोहफे में दिया है, लेकिन एप्स्टीन ने इसको कालीन के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि ये कोई आम कपड़ा नहीं है बल्कि खाना काबा के दरवाजे पर डाले जाने वाला वो कपड़ा है जिसको कस्वा कहते हैं, जिसको दुनिया भर के मुसलमान हर साल गिराफे काबा बदलने के बाद बरकत के तौर पर इसके धागे तक बाकायदा अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बंदे ने इसके सामने ये कपड़ा कदमों में डाला हुआ है, पर इस बंदे को जरा भी शर्म नहीं आई, कोई गैरत नहीं आई। मतलब ये किस हद तक गिरे हुए लोग हैं। अब आप यहाँ पर ये गुमान कर सकते हैं कि हो सकता है कि इस बंदे को एप्स्टीन के किरदार का पता ना हो क्योंकि बाद में ये कन्विक्टेड हुआ हो, पर यह बात इसलिए गलत है क्योंकि ये तोहफा इसने 2017 के अंदर एप्स्टीन को दिया था और आप जानते हैं कि एप्स्टीन 2008-9 के अंदर ये अदालत से कन्फर्म होने की सज़ा काट के वापस आ चुका था। इसके अलावा लीक होने वाले ईमेल्स के अंदर इसने इतनी गंदी और फहश बातें एप्स्टीन से शेयर की जो कि यहाँ पर बताने के काबिल ही नहीं है। मतलब डिफरेंट मुल्कों की लड़कियों का एक्सपीरियंस एप्स्टीन के साथ शेयर करता रहा। एक जगह पर लिखता है कि मैं 100% रशियन लड़की का सैंपल देखने अपने प्राइवेट यॉच पर जा रहा हूँ। दूसरी मेल में लिखा कि यूक्रेनी और मालदोवा की लड़कियां पहुंच गई हैं, लेकिन अफसोस के मालदोवा वाली तस्वीर जैसी खूबसूरत नहीं है, जबकि यूक्रेनी बहुत खूबसूरत है। इस तरह की तमाम मेल्स ये बताती हैं कि यहाँ पर अमीर लोगों का बाकायदा अयाशी का अड्डा था, यहाँ पर बाकायदा स्टैनिक रिचुअल हुआ करते थे। अब आप ज़रा ये खुद सोचें कि सुल्तान का इस बंदे को ये तोहफा देने का मकसद ही क्या था, क्योंकि वो खुद तो एक जीव है, वो यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है जो कि किसी मज़हब की तौहीन नहीं करते। लेकिन अगर वो यहूदी ज़ोयनिस्ट हो, शैतान का पैरोकार हो, तो ये तमाम मामला खुद ब खुद समझ में आ जाता है, क्योंकि ये लोग शैतान के पुजारी हैं और वो इनका लीडर है और इसको राज़ी करने के लिए वो हर वो तौहीन और गलीज़ काम करते हैं जिससे अल्लाह ने मना फरमाया। यानी अल्लाह ताला के अहकाम की ज़िद के अंदर हर वो काम करना जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाता है कि जेफरी एप्स्टीन को ये तोहफा देने का मकसद भी यही था कि इस तोहफे की तौहीन करके इसको पैरों में डालकर अपने आका शैतान को राजी करे ताकि कबाला जादू के जरिए वो इनकी मदद करे। अब जरा इस बंदी को देखें जिसका नाम है हिंदल अवैस और ये अमाराती ह्यूमन राइट्स कमेटी की डायरेक्टर है। ज़रा इसका लेक्चर सुने औरतों के हकूक़ पर या फिर औरतों के लिए ह्यूमन राइट्स के हकूक़ पर ज़रा इसका लेक्चर सुने। Because women's issues are everybody's issues. And societal issues as a whole can also never be solved without women. कहने को ये इंसानी हकूक़ की औरतों के हकूक़ की डायरेक्टर है और उसके काले करतूत देखें तो आपको यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि ये लीक्स बताती हैं कि इस औरत के न सिर्फ जेफरी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे बल्कि ये अपनी बहन भी इसको पेश किया करती थी और इसके बदले में जेफरी एप्स्टीन ने इसको यूनाइटेड नेशन के अंदर एक परमानेंट एडवाइज़र की पोस्ट हासिल करने के अंदर भी मदद की थी।
और बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये इंसानी हकूक़ के अलमबरदार, औरतों के हकूक़ के अलमबरदार, इसको लड़कियां भी सप्लाई किया करती। आई मीन इमेजिन दिस कि ये खुद एक औरत है, एक मुसलमान है, इंसानी हकूक़ की तर्जमान है, सर पर हिजाब है और इसकी हरकतें शैतानों से भी बढ़कर। कैसे कैसे मुनाफिक लोगों से ये दुनिया भरी हुई है। आपने इन लोगों के हुलिये से बिल्कुल धोखा नहीं खाना। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स का जिक्र किया है, खसूसन जो कि मुसलमान हैं, और इस जैसे न जाने कितने कैरेक्टर हैं जो कि एक से बढ़कर एक हैं। अगर सबके बारे में बात की तो शायद ये वीडियो कई घंटों लंबी हो जाएगी। ये फाइल्स मजीद बताती हैं कि इंसानी रिचुअल के दौरान छोटे बच्चों की कुर्बानी दी जाती थी। इनको इसी शैतान के सामने ग्रेप करके इनको मार के खाया जाता था। ये छोटे छोटे बच्चों को पिंजरों में कैद करके इनको टॉर्चर किया करते थे, जिसके बाद इनके दिमाग के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से एक केमिकल बनता जो इन बच्चों के ब्लड के अंदर शामिल हो जाता, और इसी ब्लड को ये लोग पिया करते थे क्योंकि इनका मानना था कि इस ब्लड की वजह से, इसके अंदर मौजूद केमिकल की वजह से इनकी उम्र बढ़ना रुक जाएगी। एप्स्टाइन के घर के अंदर एक खुफिया टनल भी मिली है जो कि बाहर मौजूद पानी से कनेक्टेड थी, और यहाँ पर क्या फेंका जाता होगा आप खुद समझदार हैं। छोटी छोटी बच्चियों को यहाँ पर एक गोश्त के टुकड़े और ब्रीडिंग एनिमल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। जॉर्ज बुश जूनियर, वो दरिंदा जिसने लाखों इराकियों को बिला वजह जंग के अंदर धकेल कर मरवा दिया, वो शैतान के सामने इन ईमेल्स के मुताबिक बच्चे को ग्रेप करने के बाद फिर इसको मारकर खाते भी हैं। यानी ये कोई घर नहीं था, बल्कि बाकायदा एक हॉरर या फिर टॉर्चर सेल था जो कि इन दरिंदों ने अपने मकसद के लिए बनाया हुआ था। और ये सब बातें मैं हवा में नहीं कर रहा, बल्कि मेरे पास इसके बाकायदा सबूत हैं, क्योंकि एप्स्टाइन के घर के अंदर इन टाइल्स को ज़रा गौर से देखें, जो आप फ्री मेसन, सीक्रेट सैटेनिक सोसाइटीज़ के लॉजिज और मूवीज़ के अंदर भी देख सकते हैं। इन स्पेशल टाइल्स के एक तरफ ब्लैक और दूसरी तरफ वाइट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक ईवल को यानी शैतान को और वाइट गॉड को यानी नेकी को रिप्रेजेंट करता है। और इन्हीं मखसूस टाइल्स पर ही कबाला जादू को या फिर सीक्रेट सैटेनिक रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है। जेफरी एप्स्टाइन के घर के अंदर भी ये जगह मौजूद थी जहाँ पर वो तमाम रिचुअल्स, शैतानी रस्में इसी जगह पर अदा की जाती। एप्स्टाइन फाइल्स के लीक होने से पहले जो लोग आपके हीरो थे, दुनिया इनकी मिसालें दिया करती थी। आज इनकी शक्लों से भी गिन आती है कि ये कितने गंदे लोग हैं। पर आपको बताता चलूं कि हदीस मुबारका के अंदर भी ये बयान हुआ है कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया के मुताबिक सबसे ज़्यादा खुश इंसान, यानी सबसे ज़्यादा पैसे वाला, सबसे ज़्यादा स्टेटस रखने वाला, सबसे बड़ी पोस्ट रखने वाला शख्स सबसे बड़ा कमीना होगा। जी हाँ, ये क़यामत की निशानी है। यह है रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो कि इस वक्त दुनिया को पर्दे के पीछे से चला रही है, और इसकी वर्थ तकरीबन $5 ट्रिलियन या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है, जो वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इदारों के मालिक हैं। और जब भी दुनिया के अंदर कोई जंग होती है, कोई पेंडेमिक होता है या फिर किसी भी चीज़ की डिमांड क्रिएट की जाती है, तो ये दोनों तरफ के मुल्कों को फंडिंग करते हैं, आपस में इनको लड़वाते हैं और इसके बाद पैसा कमाते हैं। उन तमाम कंपनीज के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट होती है, फिर चाहे वो कोई असला बनाने वाली हो या फिर कोई वैक्सीन बनाने वाली। एप्स्टाइन फाइल्स बताती हैं कि इन लोगों का पक्का इरादा था कि 2026 के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करवाई जाए, और हमने देखा भी कि ट्रंप ने पूरी कोशिश की, ऐसा माहौल बनाया कि 2025 से शुरू होकर 2026 के अंदर किसी भी तरह से ये जंग शुरू हो सके। लेकिन वो इस मंसूबे के अंदर कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यूरोप इनके खिलाफ हो जाएगा और ईरान इतनी बहादुरी से इनके सामने खड़ा हो जाएगा। यानी अंकल की वो बात मजाक बिल्कुल नहीं थी जब इन्होंने कहा था 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ, रोक ले। इन मेल्स के मुताबिक मंसूबा ये था कि इस दौरान रॉथस्चाइल्ड ने, ज़ायनिस्ट ने खूब पैसा बनाना था, और ये मेल्स बताती हैं कि ये लोग 2026 के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करवाने से पहले इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे कि न्यूक्लियर हथियारों के अंदर इन्वेस्ट करो, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा रिटर्न या फिर पैसा वापस आएगा। आई मीन आप इमेजिन करें कि लाखों करोड़ों लोगों को मार कर इस जंग की वजह से सिर्फ अपना इन लोगों ने पैसा बनाना था। और ये फाइल्स मजीद बताती हैं कि ये बंदा कितना बड़ा मुनाफिक है, क्योंकि एप्स्टाइन से बातचीत करने के दौरान ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोरोना वायरस भी खुद ही इन लोगों की प्लानिंग से दुनिया को दिया गया था, लेकिन नाम लगा दिया गया चाइना का, क्योंकि जाहिर है कि इसका मकसद अमेरिका के खिलाफ चाइना को बदनाम करना था। और फिर वैक्सीन के नाम पर इन अमेरिकन कंपनीज ने अरबों डॉलर मुनाफे के कमाए। मजीद इंकशाफात बताते हैं कि शायद डिजिटल करेंसी की शुरुआत भी इन्हीं लोगों ने की थी, खासतौर पर बिटकॉइन की, जो कि बाद में इनके हाथ से निकल गई। इस तरह के कई मेल्स के अंदर डिजिटल करेंसी को डिस्कस किया गया है, जो कि शायद बिटकॉइन की बात हो रही है। और ये सब कन्वर्सेशन उस टाइम के अंदर हो रही हैं जब दुनिया को डिजिटल करेंसी का, खास तौर पर बिटकॉइन का पता ही नहीं था। और मैंने आप सब लोगों को 2017 के अंदर ही बता दिया था कि इसके अंदर मत पड़ना, क्योंकि ये बाकायदा शैतानी मंसूबा है, क्योंकि ये लोग इसके अंदर पहले खुद हाइप क्रिएट करेंगे, इसको मौका देखकर इसके अंदर इन्वेस्ट भी करेंगे, इससे पैसा भी कमाएंगे, और फिर एक रात ऐसी आएगी कि आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो हो चुकी होगी, क्योंकि इन लोगों ने रातों रात अपना पैसा मार्केट से प्रॉफिट समेत निकाल लिया होगा। सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम होगी तो इसकी मार्केट वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता गिरती जाएगी।
सो मैं अभी भी यही कहता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे बेहतरीन गोल्ड या फिर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको आप ऑन करते हो, जिसके आप मालिक हों। पर अफसोस के लोगों को ये बात समझने के अंदर 9 साल लग गए हैं और इस वक्त भी बिटकॉइन क्रैश कर चुका है। इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन हाफ तक गिर चुकी है। आज इन लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए थी कि जिसको लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज या फिर बिना सबूत के बातें कहते हैं वो ऐसी हकीकत है जो कि कोई जुर्म नहीं है बल्कि एक सिस्टम है, एक ऐसा एलीट का सिस्टम जिस पर कानून लागू नहीं होता, वो सिस्टम जो कि कमजोरों को कंट्रोल करने के लिए और ताकतवरों को हुक्मरानी देने के लिए डिजाइन किया गया है। खराबी या मसला सिर्फ जुर्म नहीं है बल्कि इससे ज्यादा इस सिस्टम को ना समझने का नतीजा है। इस सूद के निज़ाम को, डेमोक्रेसी के निज़ाम को, सीक्रेट सोसाइटीज के कंट्रोल को खत्म करना होगा। इस वक्त ये ताकतवर लोग पूरा जोर लगा रहे हैं कि इन लीक्स को मजीद पब्लिक होने से रोक सकें, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड ने कल ही अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर साफ ये कहकर इनकार कर दिया कि वो इस केस पर मजीद कुछ नहीं बोलना चाहती। यानी ये बात बिल्कुल साफ है कि आपके सामने अभी भी कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर सिर्फ इतना कुछ सामने लाया गया जितना ये जरूरी समझते हैं। बाकी सब कुछ बैकअप के तौर पर सही टाइम आने पर लीक किया जाएगा जब मामलात इनके हाथ से निकल जाएंगे और जब इनमें से कोई शख्स ग्रेटर इसराइल के रास्ते के अंदर रुकावट बनेगा। अभी भी और बहुत सारी अपडेट्स इस केस की मजीद सामने आनी है और जैसे जैसे ये सामने आएंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपडेट करता रहूं। बाकी अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।